हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, 5th चैप्टर। उसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग किया था। उसमें मीनिंग में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले कंपनी जो है प्लानिंग करती है और प्लानिंग के बाद अपनी वर्क को करने के लिए ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताई थी। प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप बताया था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी उसमें वर्क को आइडेंटिफाई करके और वर्क को डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंटाइजेशन में बताया था कि जो सेम तरह की एक्टिविटी हैं वो एक ग्रुप में डालती थी, जैसे जितनी भी परचेज रिलेटेड थी परचेज में, सेल से रिलेटेड थी सेल में। इसी प्रकार से हमने सभी एक तरह की एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर दिया था, जिसको डिपार्टमेंटाइजेशन बोला था। उसके बाद हमने असाइनिंग टू ड्यूटीज़ किया था, यानी कि जो भी हमने वर्क किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनको हमने वो वर्क दे दिया था। और उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किया था, यानी कि उसमें ये बताया था कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो अब आता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यानी कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में जो बताया था उसी का ये एक पैटर्न है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं एक जैसा होता है। ये डिपेंड करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसकी टाइप्स के ऊपर वो डिजाइन करता है, डिपेंड करता है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये बता देते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। जैसे आपके, अगर मैं स्कूल से एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी होती है, राइट, जिसमें आपके सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल्स किसको बताते हैं, वो टीचर्स को बताते हैं, या वाइस प्रिंसिपल को बताते हैं, वाइस प्रिंसिपल को बताते हैं। वाइस प्रिंसिपल किसको बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं। यानी कि जो ये है, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। कोई काम किस तरीके से करना है, इसमें यह बता दिया जाएगा कि किसको कौन सा काम करना है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, किसकी क्या अथॉरिटीज हैं, यानी कि क्या किसके राइट्स हैं, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसको हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। अब इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपका स्कूल का एग्जांपल लिया, इसी प्रकार से हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, राइट। तो हम बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क है, विद इन विच ऑल द मैनेजीरियल एंड नॉन मैनेजीरियल टास्क आर परफॉर्म, जिसमें मैनेजीरियल वर्क भी होता है और नॉन मैनेजीरियल वर्क भी होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया स्कूल का, मैनेजिंग कमेटी होती है, प्रिंसिपल होता है, ये सभी क्या करते हैं, मैनेजीरियल वर्क करते हैं। उसके बाद उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को बताया, टीचर्स को बताया, टीचर्स ने स्टूडेंट को बताया, तो ये सभी क्या है, नॉन मैनेजीरियल वर्क होते हैं। यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क होता है, उसमें ये क्लियर बता दिया जाता है कि कौन वर्क करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सभी इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बता दिया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये अलग स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो देखिए, अब आता है इसका टाइप्स। देयर आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए, बिल्कुल इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। यानी कि जो वर्क है, एक तरह के वर्क को एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, अंडर मेजर फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज आर सेपरेट डिपार्टमेंट। देखिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक ये कंपनी है, राइट। ये कंपनी है, सपोज कीजिए आपकी होंडा, होंडा कंपनी है। ये केवल क्या करती है, टू व्हीलर बनाती है, टू व्हीलर बनाती है, यानी कि वो केवल बाइक बनाती है। होंडा कंपनी जो है वो बाइक बनाती है। अब इनका क्या काम है, इस कंपनी में सारे काम होते होंगे। सारे काम का मतलब ये परचेज भी करते होंगे, ये सेल भी करते होंगे,
ये प्रोडक्शन भी करते होंगे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते होंगे, राइट। HR डिपार्टमेंट भी इसमें होगा, जो अपॉइंटमेंट वगैरह एम्प्लॉय की वेलफेयर करता है। यानी कि ये डिपेंड करता है, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये डिपेंड करता है एज पर साइज ऑफ द कंपनी, एज पर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में भी इसने क्या किया, एक सुपरवाइजर लगा दिया, या इसने एक सुपरवाइजर लगा दिया, सुपरवाइजर, राइट। इसके अंडर इसने क्या किया, वर्क बांट दिया। ये क्या करेगा, ये एक तरह की, जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया बाइक, ये क्या करेगा, बाइक की जो मोटर्स हैं वो परचेज करेगा, ये जो है ये वायर परचेज करेगा, ये जो है ये कुछ और परचेज करेगा। यानी कि ये इसके नीचे काम करने वाले वर्कर हो गए। ऐसे ही सेल में इन्होंने एक सेल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर लगा दिया, ये इसके नीचे वर्क करेगा, ये इसके नीचे वर्क करेगा, ये इसके नीचे वर्क करेगा। ऐसे ही ये अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा वर्कर्स रख सकते हैं। तो देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। यानी जो सिमिलर नेचर की थी, अब इसको भी क्या वर्क करना है, इसको भी परचेज करना है, इसको भी वायर परचेज करनी है, इसको मोटर परचेज करनी है, इसको पाइप परचेज करना है। तो इन तीनों का वर्क क्या है, परचेज करना है। तो हमने क्या किया, परचेज को इसके अंडर डाल दिया, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। इसी प्रकार से जो इसको सेल करनी है, इसको सेल कहाँ करनी है, इसको मान लो मैं हरियाणा की बात करता हूं, इसको सेल करनी है पानीपत में, इसको सेल करनी है करनाल में, इसको सेल करनी है सोनीपत में, इसको सेल करनी है फरीदाबाद में। तो ये इसको क्या करनी है, सभी को सेल करनी है, परंतु इनका जो एरिया है वो अलग अलग है। तो हमने क्या किया, इनको सेल डिपार्टमेंट में डाल दिया। इसी प्रकार से प्रोडक्शन वाले ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, सॉरी अलग अलग वर्कर से काम करवाया। तो हमने क्या किया, जितने भी वर्क हैं उनको अलग अलग सेपरेट बांट दिया। यानी कि ये केवल परचेज मैनेजर जो है परचेज का काम करेगा, सेल मैनेजर सेल का काम करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, ये रिसर्च करेगा, ये HR का काम करेगा। यानी कि ये अपने सुपीरियर से, अपने सुपरवाइजर से, अपने सबऑर्डिनेट से वर्क करवाएंगे। और जो क्या करेंगे, जो भी ये वर्कर्स काम कर रहे हैं ये अपनी रिपोर्टिंग सुपरवाइजर को देंगे, ये अपनी रिपोर्टिंग जो है परचेज मैनेजर को देगा, और जो परचेज मैनेजर है वो अपने जनरल मैनेजर को देगा, राइट। तो ये हमने क्या बना दिया, इनका रिलेशनशिप भी बना दिया कि जो जनरल मैनेजर है इसका सबऑर्डिनेट परचेज मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर का जो सबऑर्डिनेट है वो सुपरवाइजर हो गया, और इनके जो सबऑर्डिनेट है वो ये हो गया। यानी कि ये किसी का सुपरवाइजर है, सॉरी सबऑर्डिनेट है तो किसी का सुपीरियर है। ऐसे ही सुपरवाइजर जो है किसी का सबऑर्डिनेट है तो किसी का सुपीरियर है। तो इसमें हमने क्या कर दिया फंक्शनल में, कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क को फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दिया। तो दैट्स कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। वर्क क्या है, परचेज का है, सेल का है, प्रोडक्शन का है, अलग अलग वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसमें जो एक तरह के नेचर के वर्क थे उनको एक ग्रुपिंग बांट दी और एक डिपार्टमेंट के अंडर उसको डाल दिया, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस, यानी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने किया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, एक ही बात होती है। सबसे पहले बताया स्टूडेंट्स इसने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखिए जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि जो ये वर्क कर रहे हैं, ये परचेज का वर्क कर रहे हैं, ये सेल का वर्क कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या बेनिफिट होगा, जो ये परचेज का वर्क कर रहा है ये केवल एक ही प्रकार का वर्क करेगा, केवल परचेज का, तो ये अपने काम में बिल्कुल स्पेशल हो जाएगा। यानी कि इसको बिल्कुल ये क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी का माल चीप रेट पर परचेज करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा। तो जो फंक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है स्टूडेंट्स बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्क कर रहे हैं उनको सब का पता है, जो परचेज मैनेजर है उसको इन सब वर्कर्स का ये पता है कि किस में क्या कमी है और किस में क्या क्वालिटी है, राइट। तो ये क्या करेगा, इन सबको कंट्रोल करेगा, इन सबको कंट्रोल करेगा। और जो ये वर्कर्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये अपने परचेज मैनेजर को इसके बारे में बताएंगे, परचेज मैनेजर उनको सोल्व कर देगा। अगर ये नहीं कर पाता तो ये अपने जनरल मैनेजर से बात करेगा। तो इनमें सब में जो है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहेगा, राइट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इंक्रीज, यानी कि जो एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, वो इंक्रीज।
जब ये एक तरह का वर्क करेंगे तो ये अपने काम में स्पेशल हो जाएंगे और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे, कम टाइम में करेंगे और अच्छी क्वालिटी का करेंगे। तो इनसे जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स, वो दैट विल बी द इंक्रीज। नेक्स्ट है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जनरल मैनेजर ने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए, इसके अंडर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो अब जो परचेज का काम है वो केवल परचेज वाला करेगा, या किसी और को काम देने की जरूरत नहीं है, सेल वाला केवल सेल करेगा। अब परचेज का वर्क इस डिपार्टमेंट को सौंप दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज का काम सेल वाला भी करेगा, प्रोडक्शन वाला भी करेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वर्क का डुप्लीकेशन है, दोहराव है, वो नहीं होगा, एक वर्क एक ही बार करना पड़ेगा, जिससे बेनिफिट क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और जो ये जो माल है वो भी सस्ता रहेगा। इसके बाद है फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग, यानी देखिए जो परचेज मैनेजर है, मैंने एग्जांपल लिया, हर डिपार्टमेंट हेड को, हर मैनेजर को, एचओडी को अपने वर्कर्स का ये पता होता है कि किसको क्या वर्क आता है, किसको नहीं आता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए सेल डिपार्टमेंट का, सेल मैनेजर को ये पता है जो मेरे पास मिस्टर ए है, बी है, सी है। जो सी बंदा है वो अभी नया है, उसको सेलिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ए को है। ए में वो सारे गट्स हैं कि माल कैसे बेचा जाता है, राइट। तो ये जो सेल मैनेजर है ए को बोल के सी को ट्रेंड करवाएगा, उसको कहेगा ए को कि सी को ट्रेंड करो कि कैसे माल बेचना है। तो इसलिए जो सी को है वो ट्रेनिंग फैसिलिटी हो जाएगी। इक्वल वेटेज ऑफ द ऑल फंक्शंस, अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑल वर्क है दे विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने हर वर्क को इक्वल वेटेज दी है, उतना ही हमने परचेज मैन को दिया, सेल को दिया, प्रोडक्शन को दिया, एचआर को दिया, मार्केटिंग को दिया, फाइनेंस को दिया, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट बनाए सभी को हमने जो है इक्वल वेटेज दी है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, हानियां जिसको बोलते हैं। देखिए इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेगा, सेल वाला अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेगा, प्रोडक्शन वाला अपने जो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेगा। जो मेन ऑब्जेक्ट संस्था का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको कोई भी ध्यान में नहीं रखेगा, राइट। तो जो ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सभी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो डिपार्टमेंट हेड हैं वो सिर्फ अपना ही ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स फैसिलिटी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, बट कोऑर्डिनेशन होता है एक डिपार्टमेंट में। अगर परचेज वाले को सेल वाले से कोऑर्डिनेशन करना पड़ जाए तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको यही बताना है, जो मेरिट्स में बताया था कि कोऑर्डिनेशन होता है, फैसिलिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटर डिपार्टमेंट होता है, राइट, इंट्रा डिपार्टमेंट में होता है, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के अंडर होता है। और जो डिसएडवांटेजेस है कि डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जो कि डिफिकल्टी होती है इंटर डिपार्टमेंटेशन। जैसे देखिए जो परचेज है इसका काम क्या है, चीप रेट पर माल परचेज करना, राइट। जो सेल डिपार्टमेंट का है कॉस्टली रेट पर अच्छी क्वालिटी बेचना। तो जो इनके, जो परचेज वाले का और जो सेल वाले का ऑब्जेक्टिव है दोनों क्लैश हो जाएंगे, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट की भी बात यही है कि इसका जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो सेल डिपार्टमेंट है, इन दोनों का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रहेगा। यानी कि इसका अपने डिपार्टमेंट में रहेगा, सेल वाले का अपना डिपार्टमेंट में रहेगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था, परचेज वाले का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि चीप रेट पर, कम से कम रेट पर, सस्ते रेट पर क्वालिटी को परचेज करना। जबकि सेल वाले का क्या है, उसी क्वालिटी को बहुत अच्छा बताकर सेल करना महंगे रेट पर। दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दोनों को में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि एक जो ट्रेनिंग दी जाती है या एक हमने डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया, तो जो परचेज वाला काम है वो केवल परचेज का काम करेगा, सेल डिपार्टमेंट वाला केवल सेल का काम करेगा, प्रोडक्शन वाला केवल प्रोडक्शन का काम करेगा,
राइट। तो जो भी ये काम करेंगे एक काम में स्पेशल हो जाएंगे, परंतु फुल डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाएगा। यानी परचेज वाला केवल परचेज का ही काम कर पाएगा। अगर कल को इसको कोई प्रोडक्शन का काम करना पड़ जाए, कोई सेल का काम करना पड़ जाए, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी इंप्लॉय के डेवलपमेंट में, कंप्लीट डेवलपमेंट में हर्डल पैदा होती है। इसके बाद आती है शूटेबिलिटी। ये शूटेबल कहाँ होता है स्टूडेंट्स? जहां बिजनेस यूनिट बड़ी होती है वहां ये शूटेबल होता है। दूसरा, व्हेन स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जहां स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है वहां पे भी ये शूटेबल रहता है। नेक्स्ट है वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इज सोल्ड, ये वहां पे शूटेबल रहेगा जहां केवल सिंगल प्रोडक्ट ही सेल किया जाता है। अब आता है स्टूडेंट इसके बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, एक वर्क को फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दिया। डिविजनल में जो एक यूनिट है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रोडक्ट के बेस पे, डिवीजन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए जैसे इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइजेस, होल एंटरप्राइजेस यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइज कर दिया, डिवीजन कर दिया, किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट यूज बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो हम उसको डिवीजन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। देखिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने उसमें क्या किया था, फंक्शन में फंक्शन के बेस पे बांट दिया था। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस कंपनी का। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल लिया था होंडा का, वो केवल क्या करती है, 2 व्हीलर बनाती है। जो रिलायंस है, रिलायंस देखिए पेट्रोलियम में भी है, राइट, ये पेट्रोल का भी काम करती है। रिलायंस जो है कम्युनिकेशन में भी है। रिलायंस जो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। राइट, इस प्रकार से रिलायंस की बहुत सारी आइटमें आती हैं। पेट्रोलियम में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, इंश्योरेंस में भी है, क्लॉथिंग में भी है, फूड डिवीजन में भी है, यानी कि पूरा रिलायंस ग्रुप है। राइट, मैं यहाँ पे केवल 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 डिवीजन का। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको डिवीजन के बेस पे बांट दिया। पेट्रोलियम की अलग डिवीजन, कम्युनिकेशन की अलग डिवीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग डिवीजन। अब ये काम क्या करेंगे, पेट्रोलियम को भी वही काम करने पड़ेंगे सारे। कौन से काम? यानी कि इसको परचेज भी करना पड़ेगा, इसको सेल भी करना पड़ेगा, इसको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी काम करने पड़ेंगे ये अलग अलग एक्टिविटीज में इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही कम्युनिकेशन को भी करना पड़ेगा, यही सभी काम। कम्युनिकेशन में जैसे मान लो सपोज करो ये मोबाइल बेचते हैं, या फिर जियो कंपनी है उसको ले लीजिए आप। ये क्या करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ मार्केटिंग में भी जाएंगे, कुछ एचआर डिपार्टमेंट में भी। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक आधा जो डिपार्टमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये एक या ज़्यादा काम हो सकता है, एक से ज़्यादा। तो अभी देखिए मैंने क्या बताया, आपको ध्यान से समझना है। जो मैंने फंक्शनल बताया था उसमें कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, केवल एक प्रोडक्ट बनाती थी, और उस जो प्रोडक्ट के बेस पे जितने भी काम होते थे उनको बांट दिया जाता था, वो फंक्शनल था। डिविजनल में क्या है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, हम क्या करते हैं, कंपनी अपने जो प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर देती है, जिसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी जो इनके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के हेड बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया पेट्रोलियम, इसका जो हेड बनाया जाएगा उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा उसी फील्ड में, यानी कि पेट्रोलियम में। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेती है। इसके बाद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, यानी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो है, जैसे पेट्रोलियम का जो हेड है उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी केवल अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग, उसकी ग्रेट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इसकी जो कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके प्रति कोई भी, उसके टूवर्ड्स कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी केवल अपने डिवीजन की। इसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, देखिए सभी जो भी डिवीजन है वो सभी अपने डिवीजन के लिए डिसीजन लेंगे, किसी दूसरे डिवीजन के लिए वो डिसीजन नहीं लेंगी, ना उनको उससे कोई डिस्कस करने की जरूरत होती है, तो इसलिए उनका जो है डिसीजन क्विक हो जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 का मैंने एग्जांपल लिया। अब मान लो रिलायंस कंपनी
कोई और जैसे फुटवेयर में रिलायंस कंपनी आना चाहती है सपोज कीजिए, तो वो क्या करेगी, एक डिवीजन बहुत इजीली ओपन कर देगी फुटवेयर। उनका जो भी एग्जिस्टिंग डिवीजन है उन पे कोई भी इफेक्ट किसी भी तरह का नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इजीली जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दैट बी पॉसिबल, राइट। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंसिव, स्टूडेंट बार बार जो डिवीजन किया जाता है, बार बार जो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। हर डिवीजन का एक अलग से हेड बनाया जाता है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो भी डिविजनल हेड होते हैं वो केवल अपने डिवीजन के लिए अकाउंटेबल होते हैं, अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे के लिए नहीं होते हैं। तो उन दोनों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या अपने बजट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि वो अपने डिवीजन के लिए ज़्यादा बजट की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फिश एटीट्यूड। जो भी डिविजनल हेड होंगे उनका अपना एटीट्यूड हो जाएगा, वो सेल्फिश हो जाते हैं केवल अपने डिवीजन के लिए, राइट, दूसरे डिवीजन के लिए नहीं। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी सूटेबिलिटी। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात, ये सूटेबल कहाँ होंगे, वहां सूटेबल होगा वेयर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन वन, यानी कि जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे दैट विल बी सूटेबल। दूसरा, जहां पे टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो वो वहां सूटेबल करेगा, वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। एक और आप लिख सकते हैं वेयर मार्केटिंग मेथड्स आर डिफरेंट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनके डिफरेंस की कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन और द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए सबसे पहले जो इसकी फॉर्मेशन होती है, जो फॉर्मेशन होती है फंक्शनल की, वो होती है वर्क के बेस पे, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और जो इसकी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पे, राइट, यानी कि जो इसमें काम होता है इसे वर्क को बांट दिया जाता है, इसमें प्रोडक्ट के बेस पे बांट दिया जाता है। दूसरा, मान लो हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइजेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है किसका, जॉब का, वर्क का, राइट। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, राइट। अगर हम इसमें कॉस्ट की बात करें, इसकी कॉस्ट कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि इसमें जो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स है वो नहीं होती, ड्यू टू नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब और द वर्क। इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ज्यादा होता है, राइट। इसकी सूटेबिलिटी की बात मैं करूं, ये सूटेबल कहां होता है, अभी बताया था वेयर द वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, यहां मोर देन वन प्रोडक्ट, जहां पे मोर देन वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है।